सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछली सेशन में डिस्कस की थी वो थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व और किस तरह वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प का मतलब ये है कि अगर हमें उसका एक पार्ट मिल जाए पूरे के पूरे डेटा का, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की साख्त की वजह से बाकी पार्ट्स ऑफ डेटा को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकंड बात हमने इम्पॉर्टेंट की थी रिगार्डिंग वेरिएबिलिटी के कंपोनेंट्स की। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि कोई भी एक आउटपुट जो किसी इनपुट पे डिपेंडेंट होती है, वो उस इनपुट की वजह से तो चेंज हो रही होती है, लेकिन एक और फैक्टर भी होता है जो रैंडम फैक्टर होता है, जो उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहा होता है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हुए हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि वो कौन से पार्ट्स हैं जो एक पैटर्न में रिलेट हो रहे हैं एक्स के साथ, यानी आउटपुट के साथ। ये सामने आपके जो म्यू लिखा हुआ है, म्यू एक पैटर्न में एक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, उसके साथ चेंज हो रहा होगा, मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मे बी इन्वर्सली हो, मे बी किसी एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करें म्यू से तो प्रोपोर्शनल बन रहा हो। कोई भी इनका आपस में रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन पैटर्न वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। और दूसरा कंपोनेंट होगा जिसमें पैटर्न नहीं होगा, वो रैंडम होगा। वो म्यू की वजह से नहीं हो रही होती वो चेंजेस एक्स में, बल्कि दे आर बिकॉज़ ऑफ स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो कोई भी चीज़ हो सकती है, इंजीनियरिंग के केस में टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, ह्यूमिडिटी, लाइट, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इंसानों के केस में जैसा हमने डिस्कस किया था मेडिकल साइंस की एग्जांपल देके, कि इट कुड बी अगर आप हार्ट का फंक्शन चेक कर रहे हैं और उसके उसको इस चीज़ से देखना चाह रहे हैं कि आपकी रनिंग कैसी चल रही है, तो रनिंग में हार्ट की वजह से जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो हार्ट का फैक्टर म्यू से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और जो बाकी नज़र आ रही होंगी, में से हो सकता है आपके घुटने में दर्द हो सकता है आपके लंग्स स्ट्रांग ना हो, एंड सो ऑन। तो वो रैंडम चीज़ें होंगी, किसी में हार्ट की वजह से, किसी में गुर्दे की वजह से आ रहा होगा, किसी में घुटने की वजह से, कोई वैसे ही थका होगा, कोई मौसम की वजह से नहीं भाग रहा होगा। तो वो जो रैंडम चीज़ें हैं, वो अलग देखनी होती हैं, और जो पर्टिकुलर उस वेरिएबल की वजह से चेंजेस आ रही होती हैं, वो अलग देखनी होती हैं। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये थी पॉपुलेशंस एंड सैंपल्स। मैंने आपको बताया था कि बड़ी-बड़ी पॉपुलेशंस में तो ज़ाहिर है हम सारा डेटा तो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हम लोग एक सैंपल लेते हैं। तो फिर एकदम ज़हन में सवाल आता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, सैंपल 1200 लोगों का किया है, और क्या उसके बेसिस पे बताते हैं कि इलेक्शन में ये इतने वोट लेगा, ये इतने वोट लेगा। तो ये इतने छोटे सा सैंपल 1200 लोग कैसे, हाउ डू दे बिकम वेरी गुड प्रेडिक्टर्स ऑफ लाइक 22 करोड़ पीपल? तो उसका जवाब 2 चीज़ों में है। पहला जवाब ये है कि हमने अगर सॉलिड बेसिस पे एस्टेब्लिश कर लिया कि वो सैंपल एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को बिलॉन्ग करता है या उसको कंप्लाई करता है, यानी उस टोटली उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक लेड आउट है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक, तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन भी सैंपल है, इसी सैंपल की तरह उस डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है, या उसको कंप्लाई करती है। और इस तरह फिर हम जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं पॉपुलेशन के, उनको सैंपल के बेस पे बड़ी अच्छी लेवल ऑफ श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो कंप्लाई करेगा क्योंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लाई कर रहा है। हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स पता हैं, जो हमें आपके सैंपल से मिले हैं। और दूसरा जवाब ये कि जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, उनको हम सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं और बेयर मिनिमम तक लेके आते हैं, जिसकी वजह से फिर ये सैंपल का और पॉपुलेशन का रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है, और हम सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ हम यहाँ तक पहुँचे थे, ये आखिरी स्लाइड थी जिसको हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब सारे का सारा डेटा कलेक्ट कर लें, उसको सेंसस कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक्चुअल सेंसस नहीं होते हैं, एक्चुअल सैम्पलिंग होती है। और डेटा कलेक्शन के बेसिकली बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहले को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसका मतलब होता है कि
ऑलरेडी जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी जो चीज़ें हो चुकी हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम चेंजेस अब कोई नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स थे जिनकी बेसिस पे कुछ आउटकम निकली, हम खाली देख रहे हैं कि फैक्टर्स क्या थे और आउटकम क्या निकली। कुछ हम उसपे ना फैक्टर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना आउटकम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जिसमें चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम उसमें इंटरवेन नहीं करते। यानी गुज़र नहीं चुकी होती, अभी भी हो रही है, लेकिन हम उसमें इंटरवेन नहीं करते। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसमें जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। और तीसरा तरीका है डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें हम जानबूझ के वेरिएबल्स में चेंजेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि उनकी बेसिस पे आउटकम में क्या चेंजेस आ रही हैं। अब ये जो लिमिटेशंस लिखी हुई हैं स्लाइड पे राइट साइड पे नीचे 1 2 3 4, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में ये चारों लिमिटेशंस होती हैं। यानी कि पहली लिमिटेशन, रिलेशनशिप्स में नॉट बी क्लियर, वो जो फैक्टर थे x1 x2 x3 x4 कब चेंज हुए हुए नहीं हुए हमें नहीं पता। नंबर टू, ड्यू टू द वे डेटा वॉज रिकॉर्डेड कंस्ट्रक्टिंग अ रिलेशनशिप में नॉट बी पॉसिबल। हो सकता है क्योंकि डेटा भी जो आपके सामने x1 x2 x3 और y की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो तो हिस्टोरिकल है, वो तो किसी ज़माने में थी, तो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हुई थी। आप खाली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डेटा को। तो हो सकता है कि आप उसकी वजह से एक्स और वाई का रिलेशनशिप ही ना बना पाएँ। फिर सम एनवायरमेंटल और ऑपरेटर रिलेटेड फैक्टर्स में नॉट हैव बीन लॉग्ड। ये भी कोई रेलेवेंट फैक्टर्स हों जो आपको अभी समझ आ रहा है कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन डेटा पहले कलेक्ट हुआ था, वो लॉग ही नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब आप उसको देख ही नहीं सकते। और चौथा, फैक्टर्स में हैव कंफाउंडिंग इफेक्ट। कंफाउंडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको समझ ना आ रहा हो कि वाई में जो चेंज आ रही है वो एक्स की वन की वजह से है या वाई वन की वजह से, एक्स टू की वजह से है या एक्स थ्री की वजह से है। आपस में कंफ्यूज्ड कम्बिनेशन हो एक, जिसकी वजह से आप किसी एक का ना बता सकें कि इस फैक्टर की वजह से आया। तो जब नहीं बता सकते तो फिर ज़ाहिर है फिर आप डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते कि किस फैक्टर को रखें, किसको ना रखें, किसको ज़्यादा करें, किसको कम करें। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं उनमें ऑब्वियसली ये पेल एल वन और टू नहीं होते, क्योंकि डेटा रिकॉर्डिंग आप अभी कर रहे होते हैं। तो आप फिर अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स को भी उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जो डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें इन चारों में से कोई लिमिटेशन पोटेंशियली नहीं होती, आप चाहे तो चारों को रिमूव कर सकते हैं। अब अभी से हम अ, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने बातें की थी ये वो थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स दे आर डेलिबरेट और पर्पसफुल चेंजेस इन द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स of the system or process, observe the resulting system output data, और फिर उसकी बेसिस पे आप कोई डिसीजन करें कि कौन सा वेरिएबल रखना है, कौन से को बढ़ाना है, कौन से को कम करना है। नॉर्मली जो हम जिन प्रोडक्ट्स को अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सब डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे मैन्युफैक्चरर्स ने इनको फाइनलाइज किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो लोग वारंटीज़ देते हैं इक्विपमेंट की, तो वो अपनी इक्विपमेंट को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करते रहते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट को या किसी फ़र्ज़ करें फ़ोन को ही यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत से वेरिएबल्स होंगे जो आप के पास, दैट फ़ोन वुड बी सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर होगा आपके घर का, आपके आपकी उंगली का प्रेशर होगा जिससे आप दबाते हैं स्क्रीन को या किसी बटन को दबाते हैं। इसी तरह आपके 10-12 चार्जर होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई सस्ता होगा, कोई महंगा होगा, कोई ब्रांडेड होगा, कोई अनब्रांडेड होगा वगैरह वगैरह, कोई 1 एम्पीयर का होगा, कोई 2 4 5 का होगा। तो वो उन सब चीज़ों पे टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ, और फिर देखते हैं कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। सस्ता चार्जर भी होगा, बहुत ज़ोर से भी दबाता होगा, इसके घर में गर्मी भी होगी, फ़ोन गर्म भी हो रहा होगा वगैरह वगैरह, कभी कभी पानी भी लग जाया करेगा। एक तरफ वो वैल्यू रखते हैं, दूसरी तरफ अच्छी वैल्यूज़ रखते हैं कि नहीं ये गड़बड़ भी नहीं है, ये गड़बड़ भी नहीं है, ये गड़बड़ भी नहीं है। फिर देखते हैं ज़्यादातर लोग किस एरिया में फॉल करेंगे। उस एरिया के मीन को या किसी मीन से इधर-उधर भी रख के वो आपको वारंटी दे देते हैं। उनको पता है कि व्हाटएवर हैपेंस
70% लोग तो मेरे पास ये वारंटी क्लेम करने आएँगे ही नहीं, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है कि 70% लोग अगर यूज़ करेंगे तो इसमें खराबी आएगी ही नहीं। तो फिर वो आपको वारंटी दे देते हैं, क्योंकि इससे उनको पता होता है 70, 80, 90% लोग तो वारंटी में मेरे पास क्लेम के लिए आएँगे ही नहीं। अच्छा जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? हमने जो पिछली क्लास में एक डिस्कशन की थी कि एक कनेक्टर है जो गाड़ी में लगना है और हमने देखना है कि वो खींचने से टूट तो नहीं जाता। तो आप टेस्टिंग क्या कर रहे हैं कि मेन स्ट्रेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, यानी 12.75 पाउंड आपके सामने जो लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे तो वो कनेक्टर टूटेगा। अब हो सकता है कि जो आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, आप ये रखें कि जो ये आपकी नायलॉन कनेक्टर है, उसकी वॉल थिकनेस जब उसको बढ़ाया जाता है एक पर्टिकुलर साइज़ से दूसरे साइज़ तक, तो फिर पुल ऑफ फ़ोर्स यानी जिससे आपने खींचना है उसको, वो बढ़ जाती है। तो पहले वाला सिंगल सैंपल हाइपोथेसिस थी, क्योंकि आपने उसमें खाली ज़ोर को टेस्ट कर रहे हैं कि मैं कितने ज़ोर से खींचूँ। दूसरे वाला 2 सैंपल हाइपोथेसिस हो गया, क्योंकि अब आपने एक छोटे साइज़ वाले कनेक्टर को भी खींच के टेस्ट करना है और एक बड़े साइज़ वाले को भी खींच के टेस्ट करना है, ये देखने के लिए कि कौन-सा जल्दी टूटता है। तो ये 2 सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई। तो हाइपोथेसिस में मल्टीपल सैंपल्स भी हो सकते हैं और सिंपल सैंपल भी हो सकता है। अब डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और जिनका आपस में कन्फाउंड होने का भी खतरा होता है, यानी कि हमें समझ नहीं आएगी कि किस किस वेरिएबल की वजह से वाई पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें बहुत यूज़फुल होते हैं डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी स्लाइड पे लिखी हुई है डिस्टिलेशन कॉलम की। डिस्टिलेशन कॉलम का मतलब कि एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इस केस में एसीटेन है, एसीटोन है, तो उसको उसकी आउटपुट जो है, यानी उसकी आउटपुट को आप किसी भी चीज़ से देख सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है। तो उसकी आउटपुट 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। 2 टेम्परेचर्स हैं, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कौन से टेम्परेचर्स है, और एक रिफ्लक्स रेट है। अब इसकी एग्जैक्ट इंजीनियरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, सर जस्ट सिर्फ समझें कि एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन हुआ है, कि एक तरफ आउटपुट है जो कि एसीटोन है, और दूसरी तरफ इनपुट्स हैं जो कि 2 उनमें से टेम्परेचर्स हैं और एक रिफ्लक्स रेट है, रेट। और हमने देखना है कि जो एसीटोन की कंसंट्रेशन है, ये कौन से फैक्टर से बेहतर होती है, क्योंकि एसीटोन जब आपने बाज़ार में बेचने जाना है तो कंसंट्रेशन की वजह से वो महंगी होती है, या कंसंट्रेशन कम हो तो महंगी नहीं होती है। तो फिर आप उसके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं जिसमें तीनों फैक्टर्स को आप अलग-अलग देख सकें कि इनको चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है, और एक दूसरे के साथ भी देख सकें कि एक को चेंज करता हूँ तो दूसरे फैक्टर का उससे क्या ताल्लुक है, यानी आपस में कंफ्यूज ना होने दें फैक्टर्स को। अब फॉर एग्जांपल पहला फैक्टर टेम्परेचर 1 जो है, उसको अगर मेरी मशीन पे ये कैपेबिलिटी है कि मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख सकूँ, 100 पे भी रख सकूँ, 150 पे भी रख सकूँ, तो उसके फैक्टर के 3 लेवल होंगे फिर, 50, 100 और 150। लेकिन आप दूसरा बंदा है, उसके पास मशीन है, वो सिर्फ 2 लेवल्स पे रख सकता है, 50 और 150, तो उसके फैक्टर लेवल 2 होंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में टेस्टिंग कर सकूँगा और अच्छा डिसीजन कर सकूँगा कि ये टेम्परेचर जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं। और वो दूसरा बंदा है जिसके पास 2 फैक्टर्स ही खाली हैं, उसकी मशीन पे बटन जो लगे हुए हैं 150, 50 और 150 पे रखते हैं, वो अच्छी टेस्टिंग नहीं कर सकेगा। तो अल्टीमेटली मेरी एसीटोन की क्वालिटी बाज़ार में उससे अच्छी होगी, क्योंकि मेरे पास मेरी टेस्टिंग ज़्यादा रिगरस थी। तो यही वजह होती है कि जब हम महंगी मशीनें लेके कोई काम करते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि हम हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्यूरेटली मार्केट की डिमांड को मीट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में फ़र्ज़ करें कि हम 2 ही लेवल यूज़ करते हैं, टेम्परेचर 1 को भी हाई और लो पे रखते हैं, टेम्परेचर 2 को भी हाई और लो पे रखते हैं, और
जो तीसरा फैक्टर था रिफ्लेक्स रेट, उसको भी हाई और लो पे रखते हैं। नॉर्मली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स में हाई लेवल को +1 से डिनोट करते हैं, लो लेवल को -1 से करते हैं। वैल्यू जो मर्जी हो सकता है 200 हो टेम्परेचर हाई वाला और लो वाला 100 हो डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम उसको लिखेंगे +1 और -1। पता है हमें, लेकिन ये उसकी एक तरह से कह लें कोडिंग है, ताकि हम उसका एनालिसिस आसानी से कर सकें। तो अब ये जो आपके सामने अभी एक डिस्प्ले आ रहा है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है फॉर फैक्टोरियल डिज़ाइंस। ये आप 3 आपके सामने कॉलम्स बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे टेबल में। पहले टेम्परेचर 1 है रीबॉयल टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर 2 है कंडेंसेट टेम्परेचर, और फिर रिफ्लक्स रेट है। पहले एक्सपेरिमेंट में रीबॉयल टेम्परेचर का लो लेवल रखा हुआ है, यानी अगर 50 और 100 था तो इसको 50 रखा हुआ है। कंडेंसेट टेम्परेचर को भी लो रखा हुआ है, यानी फ़र्ज़ करें अगर वो 100 और 200 था तो लो वाला रखा हुआ है 100। और रिफ्लक्स रेट फ़र्ज़ करें 20% और 40% थे, 2 लेवल थे हमारे, तो उसको भी लो पे रखा हुआ है, 20% पे रखा हुआ है। ये पहला कॉम्बिनेशन है। ये रख के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इन तीनों को लो पे रख के, और देखेंगे एसीटोन की कंसंट्रेशन क्या मिल रही है हमें। फ़र्ज़ करें वो कंसंट्रेशन मुझे मिल जाती है 62%। फिर मैं अगला एक्सपेरिमेंट करूँगा जिसमें रीबॉयल टेम्परेचर को ऊपर वाले लेवल पे रखा होगा, यानी 50 और 100 थे तो 100 पे रखा हुआ है। कंडेंसेट को नीचे वाले पे ही रहने दूंगा, यानी 100 और 200 उसके थे तो नीचे वाले पे, यानी 100 पे ही रखूंगा। इसी तरह रिफ्लेक्स रेट को भी नीचे वाले पे रखूंगा 40% पे, या भी जो भी नीचे वाला था। इसी तरह करते करते मैं 8 कम्बिनेशंस इसमें टेस्ट कर रहा हूँ। 8 क्यों टेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि 3 वेरिएबल्स अगर हों और उनके लेवल्स भी 2-2 ही हों, तो 8 टेम्परेचर देखने से हमें सब बात समझ आ जाती है। यानी कि हर तरह का कॉम्बिनेशन हमने डाल दिया है इन 8 में। इसी टेबल को हम एक क्यूब की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो दरमियान में क्यूब बना हुआ है। आप देखें इसकी 8 कॉर्नर्स हैं। इसमें इमेजिन करें कि नीचे वाला जो सबसे बॉटम वाली आपको लाइन नज़र आ रही है, वो एक्स एक्सिस है और रीबॉयल टेम्परेचर है। तो उसका पहले वाला डॉट जो है वो रीबॉयल टेम्परेचर की माइनस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरे वाला डॉट उसकी प्लस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एंगल, दूसरा आप वाई एक्सिस अगर ले लें, वो रिफ्लेक्स रेट है फ़र्ज़ करें, तो वो इसी तरह -1 और +1 को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो इस क्यूब की कह लें कि ज़मीन है, उसको देख लें तो यानी ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाले डॉट से जो एक डैश्ड लाइन पीछे निकल रही है, तो जो इधर वाली लाइन है वो उस नेगेटिव साइड को -1 ऑफ रिफ्लेक्स रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो डॉट डैश लाइन के एंड वाला डॉट है वो रिफ्लेक्स रेट के +1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी शक्ल देख के भी आप किसी, अगर आपको बताया जाए कि इस ऊपर वाले राइट साइड के टॉप डॉट की वैल्यू 68% आई है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन, तो आप फिर बता सकते हैं कि ये तीनों के हाई लेवल की बात हो रही है, यानी 8वें एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। इसी तरह हर एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी रो ऑफ द टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये आपके पास आ जाएगा, फिर आप आखिर में देखेंगे कि फलाना कम्बिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल कम्बिनेशन नंबर 5 -1 -1 +1, इससे सबसे ज़्यादा एसीटोन की कंसंट्रेशन आती है। तो फिर आप अपनी मशीन्स की सेटिंग इसी पे कर देंगे और अपनी एसीटोन की प्रोडक्शन इसी कम्बिनेशन पे जारी रखेंगे। अब ये तो हमने एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लिया ना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में इसी तरह की चीज़ें आपके बिजनेस सीक्रेट्स बन जाते हैं, जिससे आप फैसला करते हैं कि आप अच्छी, जिसकी वजह से आप अच्छी प्रोडक्शन मार्केट पे कर रहे होते हैं। ये मैं आपको जनरली हर क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ। दरख्त किस हालात में पौधा जल्दी बड़ा होता है ना, आपने आपने सुना होगा कि चीन में पौधे होते हैं टमाटर जो दो लगने के 2 महीने बाद टमाटर उन पे उगने शुरू हो जाते हैं, और छोटा सा पौधा होता है गमले में, लेकिन 10-10 किलो टमाटर देता है। तो उसकी भी इसी तरह इन पौधों की एक्सपेरिमेंटेशन होती है कि एक पौधे को एक ही तरह के पौधे को लगाया जाता है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स, मुख्तलिफ हवा, मुख्तलिफ सूरज की रोशनी कितनी मिल रही है उसको, 10%, 20%, 30, 50%, 100% तक।
और पानी कितना दे रहे हैं आप उसको, 10%, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, व्हाटएवर। और इसी तरह आप उसमें खाद कौन-सी डाल रहे हैं, ज़मीन की नेचर क्या है। वो तो मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस बना के आप उनके एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कौन-सा कॉम्बिनेशन है जिसमें सबसे जल्दी टमाटर उगने शुरू होते हैं। वो कौन-सा कॉम्बिनेशन है जिसमें टमाटर का साइज़ सबसे अच्छा होता है। वो कौन-सा कॉम्बिनेशन है जिसमें नंबर ऑफ टोमेटो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जो आपको बिज़नेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है कॉम्बिनेशन, वो आप उसी पे प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और वो काइंड ऑफ आपका बिज़नेस सीक्रेट बन जाता है। ये है जी डिज़ाइन्ड एक्सपेरिमेंट्स। थोड़ी-सी इसकी डिटेल बताता हूँ आपको कि जो हमने पीछे बात की थी ना कि X1, Y1, सॉरी X1, X2, X3 जो फैक्टर्स हैं, उनका आपस में कंफाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है, यानी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो उसको हम रिसर्च की ज़ुबान में कहते हैं कि फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। देयर इज़ एन इंटरैक्शन बिटवीन द फैक्टर्स। तो इस हमारे केस में यानी एसीटोन की केस में कंडेंसेट के एसीटोन के कंडेंसेट की जो हम कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं, अगर आपकी आउटकम टम जो कंडेंसेट टेम्परेचर के चेंज की वजह से हो रही है, यानी y जो x1 की वजह से चेंज हो रहा है, आप x2 को ऊपर करें, नीचे करें, वो चेंज होता रहता है। मैं वापस आके आपको बताता हूँ ताकि आप समझें। जैसे आप सबसे पहली वाली लाइन में देखें, सबसे पहले वाली रो में देखें इस टेबल के, तो तीनों वैल्यूज़ माइनस हैं। दूसरी रो में देखें तो रीबॉयल प्लस है और कंडेंसेट टेम्परेचर माइनस है, यानी वही रह गई। तो कंडेंसेट दोनों में माइनस है। अब कंडेंसेट का इफेक्ट जो y पे हो रहा है, इन सिर्फ इन दोनों रोज का सोचें, वो अगर एक ही है, रीबॉयल माइनस भी हुआ प्लस भी हुआ, लेकिन कंडेंसेट का उस पे इफेक्ट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कंडेंसेट और रीबॉयल का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कंडेंसेट ऐसा ही रहा और रीबॉयल चेंज होने से वाई में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि कंडेंसेट और रीबॉयल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंफाउंडिंग की गुंजाइश है इनमें। तो इसी तरह आप एक एक करके तमाम फैक्टर्स में देखते हैं कि वो एक दूसरे को कंफाउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये आखिरी वाली लाइन पढ़िएगा। इन केस ऑफ इंटरेक्शन, इफ द फोर कॉम्बिनेशंस of high and low reboil and condensate temperatures were not tested, interaction would go undetected। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं वापस टेबल पे आता हूँ कि अगर हम ये इसका मतलब है अगर हम ये 8 की 8 रोज टेस्ट नहीं करते, तो हमारा जो इंटरेक्शन था रीबॉयल का पोटेंशियली कंडेंसेट के साथ, कंडेंसेट का रिफ्लक्स के साथ, वो हमें ना पता लगता। अगर हम ये फॉर एग्जांपल हम रो नंबर 2 निकाल दें, तो इसका मतलब है कि चेंज इन रीबॉयल टेम्परेचर का अगर कोई इंटरेक्शन है कंडेंसेट के साथ, तो वो हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने रीबॉयल को माइनस प्लस रख के उस वक्त जब कंडेंसेट दोनों दफ़ा माइनस था, हमने नहीं टेस्ट किया, तो हमें उनका आपस में इंटरेक्शन पता नहीं लगेगा। और जो एक और अच्छी कंपनी है जिसकी जो इन सब इंटरेक्शंस को पता लगा सकती है, वो फिर हमसे ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग कर लेगी और वारंटीज़ भी अच्छी दे सकेगी, क्वालिटी भी अच्छी दे सकेगी। तो फ़र्ज़ करें यानी यहाँ पे अगर हम पीछे हम देखें तो 8 एक्सपेरिमेंट्स पे हमें सब कुछ पता चल गया था। इफ़ेक्ट्स भी पता चल गए थे। मेन इफ़ेक्ट्स यानी रिबॉयल क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है वाई के ऊपर, कंडेंसेट क्या डाल रहा है और रिफ्लक्स क्या डाल रहा है। यानी ये तीनों के मेन इफ़ेक्ट्स पता चल गए और इनके इंटरैक्शन इफ़ेक्ट्स भी पता चल गया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारा एक और फैक्टर भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। तो हमें फिर क्या होगा कि हमारा ये टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक और कॉलम आ जाएगा इसके अंदर और उसमें भी प्लस माइनस आने शुरू हो जाएंगे। 2 टाइप्स के फ़र्ज़ करें हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम्स हैं। तो वहाँ पे फिर हमें 8 एक्सपेरिमेंट्स के साथ सारी बात नहीं पता चलेगी। वहाँ पे हमें 16 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे क्योंकि एक फैक्टर और आ गया। 16 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रन्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं सारे इंटरैक्शंस देखने के लिए, उसका एक फ़ॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बॉटम पे। नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k, वेयर 2 इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स, यानी प्लस और माइनस 2 लेवल्स हैं सब चारों फैक्टर्स के, और k इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 2 पे अभी हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 बिकम्स 16। अब जो आपके फैक्टर बढ़ते जाते हैं,
या फॉर एग्जांपल लेवल भी बढ़ते जाते हैं, तो एकदम एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि आपके पास 3 लेवल अब आप रख सकते हैं, आपकी मशीन अच्छी है, आप टेस्टिंग कर सकते हैं और फैक्टर 4 है, तो ये 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। क्या मतलब, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 अगेन जो भी इसकी 23 तकरीबन 80 समथिंग जो वैल्यू आती है आपकी, आपको 81 एक्सपेरिमेंट्स फिर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एक फैक्टर बढ़ गया और आप 3 लेवल्स पे टेस्ट कर सकते हैं। तो विजुअली अगर आप देखना चाहें तो एक और फैक्टर्स को फिर क्यूब पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो ये आपके सामने फिर ये हाइपर क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, यानी 2 क्यूब्स बना के। एक क्यूब एक डिज़ाइन को कॉलम के रिप्रेजेंट कर रहा है और एक नए दूसरे डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 तक तो इस शक्ल में आ गया, लेकिन 5वां फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ जाता है फैक्टर, तो फिर आप उसको पेपर पे या विजुअली रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी उतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटेशन करने से आपकी प्रोडक्ट तो की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, आप इंटरेक्शंस वगैरह अच्छी तरह डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ऑन ऑन द अदर हैंड एक्सपेरिमेंटेशन करने के पैसे लगते हैं, उससे प्रोसेस स्टॉप होता है एंड सो ऑन। तो एक बैलेंस लाना पड़ता है कि आप कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फिर आप एक एक टेक्नीक हम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। फैक्टोरियल का मतलब सारे फैक्टर कवर कर दिए। फ्रैक्शनल फैक्टोरियल का मतलब है कि सिस्टमैटिकली कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के नहीं कवर की, जो हमें लगता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहाँ फिर हमें 81 के बजाय हम कहते हैं चलो मैं 40 एक्सपेरिमेंट्स कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें जो मेरे ख़्याल में लो रिस्क हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ। रिस्क इन द टर्म्स जो हमने पीछे बात की थी, सैंपल से पॉपुलेशन को समझना, वहाँ पे जो हमने रिस्क की बात की थी कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेटा लॉस, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ सैंपलिंग एरर। तो उस टर्म्स में जहाँ लो रिस्क है हम उसको छोड़ देते हैं, जो हाई रिस्क वाली चीज़ें हैं उनका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप उम, जो है 1 हाफ फ्रैक्शन करें, यानी 16 एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं तो आप उसके बजाय 8 कर लें। कभी-कभी उससे भी कम हो सकता है। तो आगे जब हम थोड़ी-सी डिटेल में पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को, तो मैं आपको बताऊँगा कि मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस में कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और किन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है और किन को ज़रूर देखना इम्पोर्टेंट होता है। अगला हमारा ये आप जस्ट रिमाइंडर कि हम लोग ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और आगे बाद में उन सबको डिटेल में आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। ऑब्जर्विंग प्रोसेस ओवर टाइम। अब हमने डॉट प्लॉट बनाया अपने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट का, एसीटोन वाले का। तो ये हमारे पास डॉट प्लॉट सामने आ गया। जब हमने डॉट्स को आपस में मिलाया तो वाई एक्सिस दे के कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास एक लाइन ग्राफ भी आ गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि चेंजेस किस तरह आ रही हैं, और जहाँ पे आपको बड़ी चेंज नज़र आए या ट्रेंड नज़र आए, तो फिर आप वहाँ पे सिस्टम के नॉलेज से फ़ैसला कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये चेंज आई है। तो मुख्तलिफ़ तरह से फिर जब आपके पास डेटा आता है तो आप उसको मुख्तलिफ़ तरह से ग्राफ्स के ज़रिए, टेबल्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए एनालाइज़ करके देखते हैं, ताकि आपको डिटेल समझ आए कि कौन सी चीज़ या कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हो रहा है। अब जनरली एक सवाल होता है रिसर्च में कि अगर मुझे आउटपुट से कोई इंडिकेशन मिल रही है कि इनपुट को चेंज करो, तो क्या मुझे कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? तो इसमें एडवर्ड डेमिंग जो बड़े मशहूर क्वालिटी गुरु भी थे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के गुरु भी थे, उन्होंने उनका एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसको डेमिंग्स फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये जस्ट टू सेव टाइम मैं आपको बता देता हूँ अपनी ज़ुबान में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली क्या हुआ कि ये उन्होंने एक फनल, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, ये बनाई। नीचे एक टारगेट रखा और फनल के अंदर से मार्बल्स नीचे गिराने शुरू कर दिए ताकि वो उसी टारगेट को के ऊपर हिट करें। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो फ़र्ज़ करें पहला मार्बल उन्होंने गिराया, तो उनको पता लगा कि
जो मार्बल है वो टारगेट से 1 इंच राइट साइड पे गिर रहा है। तो नेचुरली फिर आपका बिहेवियर क्या बनना चाहिए कि आप उसको 1 इंच लेफ्ट साइड पे कर दें फनल को, ताकि टारगेट के ऊपर गिरे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्होंने एडजस्ट किया, 1 इंच लेफ्ट साइड पे किया और अगला मार्बल डाला, तो पता लगा कि नहीं, वो तो और कहीं गिर रहा है। अब यानी कि अब वो कहीं नॉर्थ की अब ऊपर वाली साइड पे 1.5 इंच दूर गिर रहा है। दोबारा एडजस्ट किया, पता चला वो कहीं और गिर रहा है। यानी बेसिकली आपकी एडजस्टमेंट से बेहतरी नहीं आ रही थी, बल्कि कोई और एक नई गड़बड़ हो रही थी। तो अब दो उन्होंने कहा यार ये तो मैं ऐसे करता हूँ कि फिर ऐसे नहीं करता कि इसको चेंज करूँ, और बॉल्स गिराता रहता हूँ और देखता हूँ आखिर में क्या रिजल्ट निकलता है। ये स्ट्रेटजी 1 हुई, और स्ट्रेटजी 2 क्या थी कि हर दफ़ा वो चेंजेस करते रहते थे। जो मार्बल ड्रॉप होता था उसमें जितनी एडजस्टमेंट चाहिए होती थी वो करते रहते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट का बहरहाल, टू कट अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको पता चला कि error for one marble provides no information about the error that will occur for the next marble। ये क्यों हुआ? इससे आपको बात क्या समझ आती है कि adjustments to a process based on random disturbances can actually increase the variation in the process। तो अगर आप अपने प्रोसेस को एडजस्ट करने लगे हैं और डेटा ऑब्जर्व करके, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि वो पैटर्न वाली वजह से हो रहा है, ये रैंडमनेस की वजह से नहीं हो रहा है। अगर रैंडमनेस वाले की को कर देंगे आप एडजस्ट, तो फिर आप सारे के सारे सिस्टम को ख़राब कर देंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक डिस्कशन पॉइंट में बताया था कि फ़र्ज़ करें आपके कहीं पे एक पता लगता है कि एक मदरसे के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा है, उसने आके फायरिंग कर दी है। जैसे अमेरिका में फायरिंग होती रहती है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो उससे आप सारे बच्चों को सुबह कहें कि तुम फलानी मशीन से गुज़रोगे और फलानी टेस्टिंग होगी तुम्हारी और मेटल डिटेक्टर होगा। हालाँकि वो एक पोटेंशियली एक रैंडम बच्चा था जिसके घर पे कोई डिस्टर्बेंस थी, जिसकी वज़ह से साइकोलॉजिकल उसको इश्यू हुआ और उसने फायरिंग की। लेकिन आपने क्या किया कि उस एक डेटा पॉइंट की वज़ह से सारे के सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आप सिस्टम के अंदर और बुराइयाँ लेके आना शुरू कर देंगे। वो बच्चे जो कि पहले अनसस्पेक्टिंग थे, जो एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते थे वगैरह-वगैरह, टीचर्स, बच्चे, वो सब खत्म हो जाएगा। अब आप एक मैकेनिस्टिक सिस्टम से गुज़रना शुरू कर देंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट ने आपको बताया कि ओवर कंट्रोल या सिस्टम टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस वक्त होनी चाहिए जब नॉन रैंडम चेंजेस हों प्रोसेस में। अगर रैंडम चेंजेस हैं तो उन पे सिस्टम को चेंज नहीं करना। यहाँ पे अब दो तस्वीरें बनी हुई हैं आपके पास। एक तरफ जो है कोई आपको दो किस्म की जो लेफ्ट साइड की तस्वीर है, इसमें आपको दो लाइन प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक आपको विदाउट एडजस्टमेंट्स नज़र आ रहा है, यानी डेमिंग ने अपने फनल को एडजस्ट नहीं किया और बॉल गिराता रहा, तो क्या रिजल्ट निकला। और दूसरे में वो एडजस्ट करता रहा, तो क्या रिजल्ट निकला। तो अब देखिए कि दोनों में रैंडमनेस है। जो ब्लू वाला है, डार्क ब्लू वाला जिसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, वो सेंटर के ज़्यादा करीब है। उसकी एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू कम है, या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम है। और जिसमें आप एडजस्टमेंट करते रहे, जो कि लाइट ब्लू वाली लाइन है, आप देखें कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ज़्यादा है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरे वाले को देखें तो उसमें क्या हुआ कि मिडवे, यानी 50 ऑब्जर्वेशंस के करीब तकरीबन प्रोसेस का मीन शिफ्ट हो गया। यानी ब्लू वाली डॉट जो है, एक्चुअली पहले उसका मीन कुछ और था और 50 के बाद देखें तो उसका मीन ऊपर चला गया, तकरीबन 12 के करीब चला गया, पहले 10 था। तो यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट ज़रूरी है। आपको भी 2 पॉइंट ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस का मीन शिफ्ट हुआ है, कोई रैंडम चेंजेस नहीं थी। तो फिर ये पीछे वाली स्लाइड पे मैं दोबारा जा रहा हूँ। आखिरी वाली लाइन को का दूसरा पार्ट पढ़िएगा। एडजस्टमेंट शुड बी अप्लाइड ओनली टू कंपनसेट फॉर नॉन रैंडम शिफ्ट्स। तो यहाँ पे आधे के बाद राइट साइड वाले ग्राफ में देयर इज अ नॉन रैंडम शिफ्ट, पूरे का पूरा प्रोसेस शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आप ज़रूर एडजस्टमेंट करें, लेकिन रैंडम शिफ्ट्स के लिए एडजस्टमेंट्स ना करें। कंट्रोल चार्ट्स अगला छोटा सा टॉपिक, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये लाइन
चार्ट की एक एक्सटेंशन है, लेकिन प्रोडक्शन में यूज़ होती है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोसेस का एक मीन होता है, यानी आप एसीटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और मीन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन 65% आपको मिल रहा है, तो ये आपका प्रोसेस मीन है। फिर कंट्रोल लिमिट्स होती हैं कि मुझे 65 मीन तो मिल रहा है, लेकिन मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी जो हैं वो ऊपर की तरफ 70 पे चली जाती हैं और नीचे की तरफ 60 पे चली जाती हैं। तो मेरी कंट्रोल लिमिट जो है 65 के अराउंड +5 और -5 हैं, 60 और 70 हैं। फिर आपका कस्टमर एक आपको कुछ लिमिट्स देता है, जिनको हम कहते हैं इनको हम कंट्रोल लिमिट्स कहते हैं, और वो कस्टमर जो यानी जो सिस्टम की लिमिट्स होती हैं उनको कंट्रोल लिमिट्स कहते हैं। और जो कस्टमर हमें देता है कि नहीं, मुझे एसीटोन चाहिए जो 65 उसका मीन हो, लेकिन मुझे 67 से ज़्यादा की नहीं चाहिए और 63 से कम की नहीं चाहिए, तो उनको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, यानी स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द कस्टमर। तो कंट्रोल चार्ट्स पे फिर आप ये मुख्तलिफ लाइंस ड्रॉ करते हैं कंट्रोल लिमिट्स की, मीन की, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स की, और देखते हैं कि आपकी प्रोडक्शन किस जगह को कितना कंप्लाई कर रही है। मैं वापस जा रहा हूँ ये जहाँ इस जिस चीज़ को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपको दिखाने के लिए, कि ये लेफ़्ट साइड पे एक कस्टमर था जिसने हमें स्पेसिफिकेशंस दी 16 ±2, और राइट साइड पे भी वही थी, लेकिन हमारा प्रोसेस जो है कस्टमर की डिमांड मीट नहीं कर पा रहा लेफ्ट राइट साइड पे, क्योंकि उसमें वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन लेफ्ट साइड पे मीट कर पा रहा है क्योंकि उसमें वेरिएशन कम है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल चार्ट बहुत डिटेल में देखता है और आपको बताता है कि अब आप क्या चेंजेस करें। वापस आता हूँ जी मैं। अच्छा जी, तो आप कंट्रोल चार्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रोडक्शन के को एवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट में एक अजम्पशन होती है जिसको हम कहते हैं द अजम्पशन ऑफ स्टेबल प्रोसेस, यानी कंट्रोल चार्ट आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब प्रोसेस में स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि उसके अंदर सिस्टमैटिक गड़बड़ नहीं है, अगर गड़बड़ है तो रैंडम है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे एक मशीन, ड्रिल मशीन है जिस पे आपने ड्रिल की बिट लगाई हुई है और सुराख कर रहे हैं मेटल में, तो अगर वो बिट घिसी हुई है तो दैट इज़ अ सिस्टमैटिक एरर। वहाँ पे कंट्रोल चार्ट आपको कोई काम की बात नहीं बताएगा। लेकिन अगर बिट नई है तो फिर रैंडम चेंजेस की वजह से जो वेरिएशन आ रही है वो आपको कंट्रोल चार्ट बता देगा। इसी तरह कोई भी और फैक्टर हो सकता है, ऑयल पुराना हो सकता है, वगैरह वगैरह, आपका ऑपरेटर अनस्किल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंट्रोल चार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं जो, और जो हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस साइंस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या एसपीसी। इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अगला है जी हमारा टॉपिक मैकेनिस्टिक एंड एम्पिरिकल मॉडल्स। इसको भी हमारा अगला सेशन इसी पे है। थोड़ी सी डिटेल में हम देखेंगे। बड़ी बड़ी बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप फ्लो ऑफ करंट मेजर कर रहे हैं कॉपर वायर में, तो आपको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ कहता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो कितना कॉपर वायर में से करंट फ्लो होगा, अगर आपके पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है तो आप बता देंगे कि इतना फ्लो होगा। यानी एक तार है जो आप बेचने लगे हैं या ख़रीदने लगे हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप कहेंगे मुझे वोल्टेज मेजर करने दो, रेजिस्टेंस इसका मेजर करने दो, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। तो हर 100 पॉइंट्स पे आपने उसकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर की और एवरेज जो निकला आपने बता दिया कि इसमें इतना करंट फ्लो होगा। इसको कहते हैं मैकेनिस्टिक मॉडल, क्योंकि हमारा हमारी एक अंडरलाइंग नॉलेज मौजूद है एक बेसिक प्रिंसिपल की, एक फिजिकल प्रिंसिपल की, इन जो इन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रही है। तो इस तरह के मॉडल्स को हम कहते हैं मैकेनिस्टिक मॉडल, क्योंकि उसकी बेसिक मैकेनिज्म हमें पता होता है। इसमें भी एरर का फैक्टर ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करते भी रहें तो हर दफ़ा एक की वैल्यू नहीं आएगी, एनवायरनमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आएंगी। तो आप आई इज इक्वल टू ई बाई आर के साथ एक एटा भी लगा देते हैं कि ये हमें रैंडम एरर्स की वैल्यू बताएगी। या रैंडम ना भी हो तो अगर आपकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है इस लॉ की, तो मे भी कोई और फैक्टर हो उसकी वजह से जो करंट में चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस हमें बताएगी ये वाली इक्वेशन।
लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस प्रोसेस से आप गुज़र रहे होते हैं, आपको वो एक तो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपको उसके सारे फिज़िकल लॉज़ का पता नहीं होता है। तो उस केस में आप एक डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल दी हुई है टायलर फ़ंक्शन की, बेसिक टायलर फ़ंक्शन की। तो आपने पता करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर, और जो उसके फैक्टर्स हैं, आपको नोन फैक्टर्स हैं मॉलिक्यूलर वेट को जो चेंज करते हैं। वो विस्कोसिटी है, कैटलिस्ट कितना डाला और टेम्परेचर है कितना है। तो आप उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स वी, सी एंड टी। अब चूंकि हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, तो हम बेसिक फर्स्ट ऑर्डर टायलर फंक्शन यूज़ करके कहते हैं कि इसका रिजल्ट मैं ऐसे निकालूंगा कि सबसे पहले बी नॉट, यानी शुरू कहाँ से होता है रिलेशनशिप। अगर आप एक्स वाई एक्सेस ध्यान में रखें, तो ये क्या 0 0 वाले पॉइंट से शुरू होता है, या एक्स पे 4 का जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होता है। इन अदर वर्ड्स, आपकी लाइन जो है रिलेशनशिप की, वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है एक्स को या वाई को, वो बी नॉट से रिप्रेजेंट होता है। फिर वी का क्या इफेक्ट है एम एन पे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट बताने के लिए हम बेटा 1 वी के साथ ऐड कर देते हैं। इसी तरह सी के साथ बेटा 2 और टी के साथ बेटा 3। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर टायलर सीरीज या फर्स्ट ऑर्डर टेलर फंक्शन। और इसी में इसमें हम जिस तरह हमने पीछे एक एरर या रैंडमनेस का फैक्टर ऐड किया था, या अननोन वेरिएबल्स का फैक्ट ऐड किया था, एक एटा ऐड कर देते हैं जिससे हमें पता चलता है। तो इस तरह के मॉडल को हम एम्पिरिकल मॉडल कहते हैं, जिसमें हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे पूरा उबूर नहीं होता, लेकिन हम अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें जो उसके बारे में नॉलेज होती है, उसकी बेसिस पे एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से आगे चलने लगा हूँ क्योंकि हमने इसको डिटेल में देखना है, लेकिन एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एम्पिरिकल मॉडल कम नॉलेज दे हमें मैकेनिस्टिक मॉडल से। हो सकता है कि दोनों बिल्कुल एक जितनी नॉलेज दे रहे हों, बल्कि शायद हो सकता है कभी-कभी एम्पिरिकल ज़्यादा दे रहा हो, क्योंकि एम्पिरिकल पे रैंडमनेस का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। रैंडमनेस के इफ़ेक्ट की क से कहने का मेरा मतलब है, मैं वापस इस तस्वीर पे आ रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारा प्रोसेस ही कमज़ोर हो मैकेनिस्टिक को मेजर करने का, और एम्पिरिकल वाला स्ट्रॉन्ग हो, यानी रैंडमनेस के इफ़ेक्ट्स कम हो। तो हो सकता है वो हमें बेहतर आउटपुट दे दे। अच्छा जी। तो ये उसी की एक इलस्ट्रेशन है मैकेनिस्टिक और एम्पिरिकल की, जहाँ पे एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक वायर लगी हुई है, और एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि कितनी ज़ोर से हम उस वायर को खींचेंगे तो वायर टूटेगी। और दो उसमें वेरिएबल्स हैं, एक है वायर की लेंथ और एक में है डाई की हाइट या उस बोर्ड की हाइट। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है वायर लेंथ का भी और डाई हाइट का भी फुल स्ट्रेंथ के साथ। यानी इतने फुल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जब आप तार की लेंथ बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ता है, और डाई की हाइट भी बढ़ाते हैं तो फुल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यानी ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ता है। अब ये टेलर सीरीज़ की इस शक्ल की इक्वेशन को जनरली हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसकी बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को जो अननोन है, बीच की वैल्यूज़ जो मौजूद नहीं है। और ये जो आप हैट देख रहे हैं फुल स्ट्रेंथ के ऊपर, एक ट्रायंगल सा हैट सा बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है या असेस्ड वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब रिग्रेशन फंक्शंस जो हैं, इनको हम कभी कभी हम अप्रोक्सीमेशन फंक्शंस भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। जो जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन असाइड, मैकेनिस्टिक मॉडल जो हैं वो भी कभी कभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और एम्पिरिकल मॉडल भी बहुत अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से एक बड़ा फैक्टर रैंडम
चीज़ों की, रैंडम इफ़ेक्ट्स की मौजूदगी होती है, जिसमें एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह इंजीनियरिंग के केस में होते हैं। तो अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस करते हैं। छोटा सा सैंपल होता है, 1200 लोग हैं, उनसे पूछा कि कौन जीतेगा इलेक्शन में, तो उसकी बेसिस पे गैलप वाले बता देते हैं कि फलानी पार्टी जीतेगी। हालांकि 22 करोड़ लोगों ने वोट करना है, तो सिर्फ 1200 लोगों से कैसे पता लग गया कि कैसे जीतेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह ये होती है कि वो पहले डिटरमिन करते हैं कि 1200 लोग किस प्रोबेबिलिटी मॉडल को कंफर्म कर रहे हैं। तो जब आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि ये मेरी ये प्रेडिक्शन ठीक है कि फलाने मॉडल को कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सैंपल कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब है अगर सैंपल आप सही चूज़ करें रिस्क सारे एलिमिनेट करके, तो इसका मतलब पॉपुलेशन भी कंफर्म कर रही है, और फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत छोटी वैल्यू से भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बिहेवियर को। तो जी ब्रेक करते हैं हम लोग। हमारा आज ये पहली प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी देर में इसको दोबारा शुरू करते हैं। थैंक यू जी।